Hello everybody. Today we are going to revise Pillar 3A from Minal's notes. This is a shortened note which I got from the Nilesh sir's Telegram channel, and probably this is a go-to thing for me, and I think this would help you guys to remember the things easily. So let's begin. तो पहली टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है पिलर 3A, जिसके अंतर्गत BOP इंटरनेशनल ट्रेड और करेंसी एक्सचेंज दिया हुआ है. सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं. तो ये एक रिकॉर्ड है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जो एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में होती है पूरे के पूरे साल में और एक कंट्री के द्वारा. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे हमारा RBI है वो इसे प्रिपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला गिवन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. और क्योंकि एक कंट्री की डेबिट दूसरे कंट्री की क्रेडिट है तो ओवरऑल जो नेट BOP है वो ज़ीरो होती है वर्ल्ड की. आगे हम बात करेंगे कि RBI ने कैसे क्लासिफाई किया है BOP को. करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट्स हैं जिसके अंतर्गत इसे क्लासिफाई करी गई है. पहला है करेंट अकाउंट में कुछ चीज़ें हैं जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम. वैसे ही कैपिटल अकाउंट में FDI, FPI, लोन्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स और नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स, इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम्स, RBI फॉरेक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. ये एक एक्चुअल डायग्राम है. लेट मी जूम इट फॉर यू. इसके लिए मैंने एक कोड बनाया है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ. दिस इज़ विनी, VINI and SIT. ओके. Vinny, this V stands for visible, I stands for invisible, and then इसके अंतर्गत हमारे पास विजिबल में हमारे पास गुड्स है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं. इसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं. इनविजिबल में हमारे पास तीन चीज़ें हैं: सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स. सर्विसेज में नॉन फैक्टर इनकम, इनकम में जो फैक्टर इनकम्स होते हैं बेसिकली प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड. और फिर प्राइवेट ट्रांसफर्स जो कि रेमिटांसेस, डोनेशन, गिफ्ट की बात करते हैं. देन इन तीनों को याद करने के लिए मैंने कोड बनाई है ILB. I फॉर इन्वेस्टमेंट जिसके अंतर्गत FDI और FPI आता है. लोन, L फॉर लोन जिसके अंतर्गत सॉवरेन लोन्स और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आती हैं. और B फॉर बैंकिंग जिसमें कैपिटल अकाउंट, NRI अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें आती हैं. कैपिटल जनरली एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करता है. अब एक एक कंपोनेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे. BOP करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड. इसमें 3-4 टर्म्स हैं. नेट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ये डिफाइन होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स बाय वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. अगर ये एंटिटी लेस देन 100 है तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से. सिमिलरली ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड. ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेड ऊपर हो जाता है, एक्सपोर्टेड नीचे हो जाता है. और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या होता है एग्जैक्टली ये है नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड इनटू द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स. ओके, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट इज NTT into volume of exports. Entity where stands for value of exported goods and value of imported goods. नेक्स्ट हमारे पास कुछ लिस्ट है जिसमें टॉप इंपोर्ट्स क्या है, टॉप एक्सपोर्ट्स क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे. टॉप इंपोर्ट्स हमारे पेट्रोलियम में क्रूड है और एक्सपोर्ट्स भी पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं. अब सेकंड पे गोल्ड है, उधर प्रीशियस स्टोन्स हैं. फिर यहाँ थर्ड पे प्रीशियस स्टोन्स है और वहाँ पे API और ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स एटसेट्रा जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सर्विसेज. सर्विसेज में सबसे ज़्यादा हम बिजनेस सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं वाइल हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं. टॉप इंपोर्ट सोर्सेज हमारे हैं चाइना, USA, UAE, सऊदी अरबिया, इराक. एट द मीन टाइम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा है USA, UAE, चाइना, हांगकॉन्ग and Singapore. Import cover क्या होता है? Number of month of imports that can be financed by forex reserves
इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट कवर। यानी जितना पैसा हम फॉरेक्स रिजर्व्स कवर कर सकता है, जितना पैसा ट्रेड का, लाइक हमने इंपोर्ट करा तो हम उसे डॉलर में पे करेंगे उस कंट्री को, और हमने एक्सपोर्ट करा तो हम डॉलर इंपोर्ट करेंगे। तो जितने वक्त तक ये फॉरेक्स रिजर्व हमारा जो है वो कवर कर पाएगा इस ट्रांजैक्शन को, उससे फॉरेक्स कवर कहते हैं। अब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, नीति आयोग इसे लेकर आया था। अभी गुजरात सबसे ऊपर है, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु। वर्ल्ड बैंक रेमिटांसेस रिपोर्ट है जिसमें इंडिया सबसे ज़्यादा है, देन चाइना, देन मैक्सिको। अब इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ हमने काम करा था, जिसमें सबसे बड़ा इंपोर्ट का जो हमारा कंपोनेंट है वो ऑयल से आता है। तो सबसे पहले हमने ऑयल को पे डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करी, और डिफरेंट कंट्रीज जो हम इंपोर्ट्स करते थे उसको कम करने की कोशिश करी। उसके लिए हमने बहुत सारे एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज़ ले आया, और सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने नेटल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लाई। देन 1991 में उसी पॉलिसी के अंतर्गत जो केवल ONGC था वो एक्सप्लोर कर सकता था ऑयल, गैस और हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स को इंडिया में। उसके बाद LPG रिफॉर्म्स आते हैं। 1997 में एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी आती है जिसे NELP कहते हैं। वो लाइसेंसेस देता था, बट वहाँ पे सेपरेट लाइसेंसेस देने की बात कही गई है। देन हेल्प आती है 2016 में, और इसमें आपको सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस मिलती थी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर करने के लिए। बाद में ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी आती है, जिसके अंतर्गत कंपनीज अपने आप ब्लॉक्स को खोज के और चूज़ कर सकते हैं। देन वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेसिफिक बिड इनवाइट करेगी और ऑक्शन किया जाएगा। अब इंडिया के कुछ स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं जो इंडिया में हैं अभी। हालांकि इंडिया IEA का मेंबर नहीं है, पर IEA का मेंबर है 2017 से, इसलिए कुछ स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हमने बनाए हैं। लेट मी जूम इट। जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 1 है वो रेड में लिखी हुई है, जैसे वाइजैग में है, पाडूर में और मैंगलोर में है। देन अभी SPR 2 बना रहे हैं हम चंडीखोल उड़ीसा में और पाडूर कर्नाटका में। नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे सप्लाई जब कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाता है तो क्या होता है, और जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम होता है तो क्या हो जाता है, क्रूड प्राइसेस कैसे बिहेव करती है, वो ये चार्ट है, ये आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। देन अभी ये डेटा 2021 की है, बट अब हम देखेंगे तो यहाँ पे रशिया ऑन टॉप चल रही है। फिर कार्टेल क्या है? कार्टेल एक टर्म है जिसमें एसोसिएशन है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स का जो कल्यूड करते हैं प्राइसेस को हाई रखने के लिए और डिमांड को बनाए रखने के लिए। अब स्वीट क्रूड ऑयल, सार क्रूड ऑयल, ब्रेंट इंडेक्स, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। स्वीट क्रूड क्या होता है? जिसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, पहली चीज़, डेंसिटी कम होती है, लाइट क्रूड होता है और एक्सट्रैक्शन ईजी होता है। वाइल सार क्रूड ऑयल में सल्फर कंटेंट ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी और हैवी क्रूड होगा, और उसे एक्सट्रैक्ट करना भी हैवी होगा। जो ब्रेंट इंडेक्स है वो एक लो सल्फर कंटेंट लाइट क्रूड ऑयल है, इसलिए बेंचमार्क इंडेक्स है फॉर मेनी सॉर्ट्स ऑफ ऑयल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। और कुछ और बेंचमार्क्स है जैसे उराल्स, साइबेरियन लाइट, अरब लाइट बर्गन, डार ब्लेंड सूडान की, बॉनी लाइट नाइजीरिया की। अब USA की है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ओके, देन हमने पेट्रोल प्राइसिंग कैसे करी इंडिया में? तो 1970 से 2002 तक एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म पे इंडिया चल रहा था, जहाँ पे गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्ट्रिंग प्राइसेस फॉर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, बट लेटर ऑन इंडिया हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम, और उसमें भी ट्रेड पैरिटी प्राइस फार्मूला पे हम काम करते हैं। BOP करेंट अकाउंट, दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड के बारे में बात करेंगे। हालांकि क्या होता है कि जब भी हम गोल्ड को इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में तो हमें डॉलर्स में कैश देने पड़ते हैं, गोल्ड कंजम्पशन बढ़ता है, तो फिर क्या होता है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है इन टर्न।
और देन हमारा पैसा जो है रुपी इंडियन वो वीक हो जाती है. So this was the system which generally comes in our examination. So we have to understand this concept. Then we have कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का आफ्टर चाइना. आरबीआई ने डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करे विद इन डेकेड टू कंट्रोल दिस फ्लाइट ऑफ फॉरेक्स ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ गोल्ड. तो 2013-14 में आरबीआई ने 80-20 स्कीम लाई जिसके अंतर्गत जो जितना भी आप गोल्ड इंपोर्ट करेंगे उसका 20% यू हैव टू एक्सपोर्ट. ओके. देन 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आती है. देन वी हैव 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आती है जिसमें आरबीआई अलाउ करता है कमर्शियल बैंक्स को कि कस्टमर्स के जो आइडल गोल्ड हैं उसे आप लोन के तौर पे उससे आप लीजिए और उस पर इंटरेस्ट दीजिए और वो जाएगी गवर्नमेंट के जो अपने माइनिंग और माइनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे उसे कन्वर्ट किया जाएगा मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के पास जाके. 2015 में इंडियन सॉवरेन गोल्ड कॉइन्स भी लॉन्च की गई और ये मेटल और मिनरल कॉरपोरेशन ने निकाला था. रैदर मैंने एक चीज़ मिस कर दी. जैसे एपीआई एक टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. एपीआई क्या है? अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने वाला एक इंडेक्स है जिसमें हेवी और लाइट, अगर मोर देन 10 है तो वो लाइट है और लेस देन 10 है तो हेवी है. ये बात याद रखने वाली है. अब एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो बीओपी, उसके अंतर्गत करंट का कंपोनेंट, एक्सपोर्ट और एसईजेड. ठीक है. एसईजेड स्पेशली डिमार्केटेड एरिया है जहाँ पे फॉरेन टेरिटरी उसे ट्रीट किया जाता है. वहाँ पे जो बैंक्स हैं उन पे सीआरआर नहीं लगता, या वहाँ पे जो चीज़ें हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाती. सो दिस इज़ स्पेशल मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई नेम्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. उन्हें टैक्स हॉलीडेज दिया जाता है, लाइक समटाइम्स फॉर सम टाइम उनसे टैक्सेस नहीं दिए जाते, बट उनका एक सनसेट क्लॉज भी है इनकम टैक्स एक्ट में, वो भी याद रखने वाली बात है. अब इसमें यहीं पे एडीबी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिल के एक इंडेक्स लॉन्च करी थी जो कि इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम पे है. ये चीज़ मैंने यहाँ ऐड करना भूल गया हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डीपीआईआईटी और एडीबी और मेटी तीनों ने मिलके एक इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम शुरू किया था जिसके 4 पिलर्स हैं: इन्वायरमेंटल और सेफ्टी मैनेजमेंट पे बेस्ड, और क्लासीफाई किए जाते हैं 3 कैटेगरीज में: लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पिरेशंस. इसमें जीआईएस इनेबल्ड इंडेक्स है ये, जिसमें हम जीआईएस के को यूज़ करके डिफरेंट इंडस्ट्रियल पार्क्स को रेट करेंगे. और इसमें फ्रेमवर्क है जो कि यूनिडो का और वर्ल्ड बैंक का एक जॉइंट फ्रेमवर्क है जिसे हम यूज़ करते हैं. एसईजेड जो बनते हैं वो एसईजेड पॉलिसी 2005 के अंतर्गत बनते हैं. और पहला एसईजेड जो था वो कांडला गुजरात में है, अभी उसे गिफ्ट सिटी के नाम दे दिए गए हैं. और बाबा कल्याणी रिपोर्ट एसईजेड पे था जिसने कहा गया था कि ब्लैंकेट जनरल टैक्स हॉलीडे मत दीजिए, रैदर वो एसईजेड कितना जॉब क्रिएट कर रहा है उसके बेसिस पे आप वहाँ पे टैक्स हॉलीडे दे सकते हैं. बीओपी में करंट कंपोनेंट है जीआई टैग, ये हम आगे पढ़ेंगे. बट अभी एक्सपोर्ट्स में 2-3 स्कीम्स हैं जो कि हमें जानने हैं. टैक्स क्रेडिट दिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को सो दैट हमारा एक्सपोर्ट मजबूत रहे. तो उसके लिए एक स्कीम था मर्केंडाइज्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS, जिसको बाद में मर्ज किया गया रॉडटेप में. दोनों इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम है, बट जो MEIS था वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंट नहीं था बिकॉज कस्टम ड्यूटी पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे थे. बट रैदर रॉडटेप में हम कस्टम ड्यूटी के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट फ्यूल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए, मंडी टैक्स के लिए, सब पे इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हैं हम. और ये WTO कंप्लायंट स्कीम है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच सक्सेसफुल राइट नाउ. और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है. अब एक और कंपोनेंट है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर. ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर या कार्गो कंपनी है जो कि इसके लिए अप्लाई कर सकती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस के पास, जिसको 3 साल का एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मिलेगा.
और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बैंकरप्सी नहीं फाइल किया हो रिसेंटली, और वो फ्रॉड में ना गया हो। इससे उसे क्या मिलता है, इससे उसे फास्टर क्लियरेंसेस मिलता है, और कुछ ही एग्जामिनेशंस होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को एग्जामिन किया जाएगा बिफोर अलाउिंग द एक्सपोर्ट्स। बीओपी में कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई एंड एफपीआई। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। ये वो फॉरेन एंटिटी हैं जो रजिस्टर हैं सेबी पे, और ये लगभग 10% इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी इनके पास होती है, अप टू 10%, नॉट मोर देन दैट। और इनको पहले एफआईआई और क्यूएफआई में डिवाइड किया था, लेकिन 2013 में सेबी ने दोनों को मर्ज करके एफपीआई नाम की एक कैटेगरी बना दी। नेक्स्ट इन्हीं का एक कंपोनेंट है एफडीआई, जो कि 10% इक्विटी या शेयर्स से ज़्यादा अलाउड हैं, और वो इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में, बिजनेसेस में डायरेक्टली। सर्विसेज में मैक्सिमम एफडीआई आता है, और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफपीआई आता है। जनरली जो सेबी के नॉन रजिस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पी नोट्स के थ्रू सेबी में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। और एफपीआई जब भी देखती है कि यहाँ पे इकॉनमी कमज़ोर हो रहा है, तो बहुत जल्दी वो पैसे लेके रिटर्न चले जाते हैं। दैट्स वाई उनके इस फाइट ऑफ फ्लाइट बिहेवियर को देख के उन्हें हॉट मनी टर्म किया जाता है। जो एफडीआई जो है वो हाईएस्ट है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, और कंट्री वाइज सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आता है। अभी एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड है इन सारे कंपनीज़ में, लाइक एटॉमिक एनर्जी में, रेलवे ऑपरेशंस में, एक्सेप्ट मेट्रो इंफ्रा डेवलपमेंट, देन टोबैको प्रोडक्ट्स में, रियल एस्टेट बिजनेस में, फार्म हाउसेज में, चिट फंड्स में, निधि कंपनी में, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, इन सारी जगह पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है। रैदर 2 रूट्स भी होते हैं इसके, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट, जिसमें मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का अप्रूवल होता है प्लस कॉमर्स मिनिस्ट्री का अप्रूवल होता है। 100% ऑटोमेटिक परमिट किए गए हैं इन सारे एआरसीज में, क्रेडिट इन्फो कंपनीज़ में, होलसेल ट्रेडिंग में, टाउनशिप कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग एक्सप्लोरेशन में, इन सारी जगह पे ऑटोमेटिक रूट से परमिट किया गया है। रैदर ऑटोमेटिक परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो बैंकिंग में 49%, टेलीकॉम में 49%, इंश्योरेंस में 74%, उसके बाद ब्राउनफील्ड फार्मा में 74%, सैटेलाइट ऑपरेशंस में नहीं। अभी कुछ चेंजेस हुए हैं रिसेंटली सैटेलाइट ऑपरेशंस में, जो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा इन कमेंट सेक्शन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में 2 तरीके के ई कॉमर्स हो सकते हैं, जो कि एक इन्वेंट्री बेस्ड होगा ई कॉमर्स कंपनी, और एक मार्केट प्लेस बेस्ड ई कॉमर्स होगा। इन्वेंट्री बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी क्या है कि जो कंपनी खुद ही इन्वेंट्री को ओन करती है और डायरेक्टली कस्टमर को सेल भी करती है, वो इन्वेंट्री बेस्ड हुआ। और मार्केट प्लेस में क्या है कि वो एक मार्केट प्लेस दे रहा है, एक जगह दे रहा है, एक वेबसाइट दे रहा है, जहाँ पे कोई भी कंपनी आके अपनी चीज़ों को एनलिस्ट करके आप लोगों तक पहुँचा रही है। बट देयर इज़ सम वायलेशन विच आई हैव रिसेंटली कम अक्रॉस। उसमें क्या है कि आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट सेलेक्ट और अमेज़न बेसिक्स जैसे कुछ प्रोडक्ट आने लगे हैं। ये उनके इन्वेंट्री मॉडल में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ के कारण वो लोग ये इन्वेंट्री बेस्ड काम भी कर रहे हैं इन साइट्स के अंतर्गत। गौर करने वाली बात है कि मार्केट प्लेस में 100% एफडीआई अलाउड है, और एफडीआई उसमें परमिट नहीं है इन्वेंट्री बेस्ड। अंकटाड का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आता है, ये याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को चेंजेस गया है कुछ वक्त में। 2019 में DIPP जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी एंड प्रमोशन था, वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड हो गया। एंड पहले क्या था कि एफडीआई के प्रपोजल पाकिस्तान बांग्लादेश से आते थे तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगता था। बट अब क्या है कि अप्रैल 2020 से कोई भी एफडीआई किसी भी बॉर्डरिंग कंट्री से आती है इंडिया के, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर खोला गांधीनगर गुजरात में।
इसके क्या है कि ये रिसेंट वहाँ के जो भी लोकल पीपल हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगा। ये भी SEZ एक्ट 2005 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। वेरिएबल कैपिटल कॉमर्स कंपनीज, अब ये IFSC में रजिस्टर्ड होने वाले वैसे VCCs हैं जो कि मल्टीपल सब्सिडियरी के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ फंड या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी ने FPI में इन्वेस्ट कर लिया, उनका ही सब यूनिट है। कुछ FDI में इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके सब्सिडियरीज। कुछ हैं जो वो डायरेक्ट ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं। कुछ है जो वहाँ के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हों। तो ये डिफरेंट रोल वाले कंपनीज को वेरिएबल कैपिटल कंपनीज हम कहते हैं। एक और टर्म है नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ के लोग ओवरसीज़ एसेट्स कितना ओन करते हैं माइनस बाहर के लोग हमारे यहाँ के डोमेस्टिक एसेट्स को कितना ओन करते हैं। अगर ये पॉजिटिव NIIP है तो हम एक क्रेडिटर नेशन है, और नेगेटिव NIIP है तो हम एक डेटर नेशन है। अब USA जो है वो पॉजिटिव NIIP लेके चलता है, वेल इंडिया के केस में हमारा NIIP थोड़ा नेगेटिव है। डेट ओवरहैंग, डेट ओवरहैंग क्या है कि जो भी नया पैसा किसी बिजनेस में आ रहा है, अगर वो पैसा लोन इंस्टॉलमेंट्स में, EMIs में, इन सारी चीज़ों को चुकाने में चला जाए तो उसे डेट ओवरहैंग कहते हैं। अब BOP में कुछ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं और कुछ एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या हैं? जो कि इंडिपेंडेंटली होते हैं, उसमें RBI का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, जो एरर ओमिशंस हैं, ओवरऑल बैलेंसेस हैं, इनको वहाँ पे रखा गया है। वाइल जो मॉनेटरी मूवमेंट RBI के फॉरेक्स में हुआ वो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, और RBI इसे करेगा सो दैट हमारे यहाँ की इकॉनमी को वो कंट्रोल में रखे। स्टेबलाइजेशन एक टर्म है जिसमें जो कि UPSC में आया भी था 23 में, जिसके अंतर्गत जब भी नेट ज़ीरो BOP लाना हो तो RBI क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा इंडियन मार्केट में पैसे की। इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा उसके बाद, और करेंसी को वापस ले लेगा। इस प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन कहते हैं। इसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड का सेल और बॉन्ड का परचेज इन्वॉल्व होता है। मंडल फ्लेमिंग ट्राइलेमा, अब डिफरेंट इकोनॉमिक थियरीज हैं जिसमें इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट मंडल और मार्कस फ्लेमिंग ने कहा कि 3 चीज़ें नहीं हो सकती, जैसे कैपिटल अकाउंट को ओपन रखना, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, और मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना। अगर आपने कैपिटल अकाउंट को ओपन कर दिया तो दिक्कत यह आएगी कि जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, और उसके बाद आप दूसरे कंट्री के मॉनेटरी मूवमेंट पे अपने कंट्री के मॉनेटरी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो ये उनके डायलेमा थी। इंडिया का BOP क्राइसिस 1991 की बात है, ये उतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जानना ये इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी करंट अकाउंट डेफिसिट पे करंट अकाउंट पे कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी नहीं दी है, और करंट अकाउंट कम्प्लीटली ओपन नहीं है, पार्शियली ओपन है, वाइल कैपिटल अकाउंट कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। RBI के फॉरेक्स रिजर्व में 4 कंपोनेंट होते हैं, और इस फॉरेक्स रिजर्व के 4 कंपोनेंट में सबसे पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा होता है गोल्ड, तीसरा होता है रिवर्स ट्रांसपोजिशन और स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसका कोड है FGRS। फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या हैं कि वो फॉरेन करेंसी, इनमें G6 है, बॉन्ड्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के या फॉरेन बैंक्स के इशूड, गोल्ड ये भी है, और उसके बाद रिवर्स ट्रांसपोजिशन है IMF का। अब ये वो IMF के करेंसी जो ऑफिशियल करेंसीज उन पे क्लेम है जो कि RBI अपने पास रखता है, जिसे अगर उसे इंस्टेंटली यूज़ करनी पड़े तो वो RTP को यूज़ कर लेगा। रैदर SDRs जो है वो IMF के पास होते हैं। अगर हमने RTP एग्जॉस्ट कर लिया तो हम SDR का यूज़ करते हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है अभी, आफ्टर चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया एंड इंडिया। USA टॉप 10 के लिस्ट में नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है, बिकॉज USA की डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है, ग्लोबल करेंसी है। सो वाई वुड USA
बी होल्डिंग द डॉलर्स और द फॉरेक्स, यहीं पे ये रीज़न है कि यूएसए को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है ट्रिफिन डायलेमा। हमने भी ट्रिलेमा पढ़ा था, बट डायलेमा वो क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट है उस कंट्री की जिसका जो करेंसी है वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी की तरह काम करता है, फॉर एग्जांपल यूएसए। तो उसमें उसके पास डिलेमा होता है कि वो अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करे, यानी अपने पैसे को इन्फ्लेशन में ना जाने दे या उसका वैल्यू ना गिरने दे, या फिर सारे कंट्रीज़ जो उसके करेंसी पे डिपेंडेंट है ट्रेड के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। जैसे अगर वो डॉलर को यूएसए बढ़ा दे तो हमारे लिए ट्रेड आसान हो जाएगा, पर उसके लिए तो उसके कंट्री के लिए तो वो इकॉनमी वीक करने की बात हो गई ना। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिलेमा, ट्रिफिन डिलेमा। करेंसी एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट, दो चीज़ें हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है कि इसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर हम नहीं करते। रैदर जब रियल एक्सचेंज रेट आता है तो हम उसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं। एक और टर्म है टॉबिन टैक्स। टॉबिन टैक्स वो टैक्स है जब कोई कंट्री टैक्स लगाती है अगर उसके पैसे को स्पेक्यूलेशंस के लिए यूज़ किया जाए। जैसे कि कोई इंसान उसे डॉलर को 80 रुपये में ख़रीद के आने वाले वक्त में 84 रुपीज़ पे बेचे, तो ये करेंसी स्पेकुलेशन का एक टाइप हो गया। तो इस पे जो इंसान गेन करेगा ना, उस पे जो टैक्स लगेगी वो टॉबिन टैक्स कहलाती है। दो तरीके की एक्सचेंज रेट हो सकती हैं, एक फ्लोटिंग एक फ्लेक्सिबल। फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड और पेग। फ्लोटिंग क्या है कि उसमें मार्केट फोर्सेस पे एक्सचेंज रेट डिफाइन होता है, वाइल फिक्स्ड जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री डिसाइड करती है उसका रेट। अब अगर उसे ऑफिशियली आई मीन सेंट्रल बैंक उसे वीकन करे तो वो डिवैल्यूएशन हो जाता है, जबकि उसे सेंट्रल बैंक अगर उसके वैल्यू को बढ़ाए तो वो रीवैल्यूएशन कहलाता है। रैदर अगर मार्केट फोर्सेस किसी पैसे को की वैल्यू कम करते हैं तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। रैदर हमारे पास अगर वो स्ट्रेंथन करे तो उसे एप्रिसिएशन बोलते हैं। अब एक है मैनेज्ड फ्लोट और डर्टी फ्लोट। ये मिडिल पाथ है जो कि इंडिया या इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई करती है, जिसमें वो कुछ वक्त तक तो उसे मार्केट फ्लोट की तरह यूज़ करती है करेंसी को। रादर जैसे ही बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है तो वो खुद स्टेप इन करके उसे मैनेज करती है। अब एक्सचेंज रेट रिजीम में कुछ चीज़ें आई कि ट्रिफिन डिलेमा था, तो रॉबर्ट ट्रिफिन ने SDR सजेस्ट किया, जिसे पेपर गोल्ड बुलाते हैं। ये IMF के पास रहती है। इंडिया में जो करेंसी एक्सचेंज रेट है उसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे RBI करेंसी प्रिंट करती है, जिसमें एक X करोड़ का गोल्ड रखती है। उसके बेसिस पे एज मच करेंसी वो चाहे, जितना करेंसी वो चाहे वो प्रिंट कर सकती है। IMF का SDR को पेपर गोल्ड बुलाते हैं। ये कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी किसी मेंबर कंट्री की करेंसी में। इसका जो कोड है मैंने बनाया है YYPED, दैट इज़ येन ऑफ जापान, युआन, फिर पाउंड, फिर डॉलर, फिर यूरो। ये 5 करेंसी में डिनोमिनेटेड है IMF का SDR। अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा BOP क्राइसिस से गुजर रही है तो वो पहले RTP को यूज़ करेगा, देन वो SDR को यूज़ करेगा, और SDR पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वाइल RTP पे नहीं देना पड़ता। जो वेटेज है USD का और चाइनीज़ RMB का वो बहुत जल्दी बढ़ गया है। टोटल क्वांटिटी है SDR का वो इंडिया का भी इंक्रीज़ किया है। पहले 2.44% था, अब 2.76% है। इंडिया जो है वो 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डर है। USA टॉप पे है, देन जापान, देन चाइना, इस तरीके से उनका अपना ऑर्डर है। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी पहले हम अभी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे चल रहे हैं, और RBI ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कन्वर्टेबिलिटी पे। पहले हम फेरा के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शन लगाते थे 1973 के एक्ट के तहत,
उसे फेमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कन्वर्ट किया 1999 में। अब कन्वर्टेबिलिटी कैपिटल अकाउंट पे क्या है? आई मीन आरबीआई की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की सीलिंग 750 मिलियन पर ईयर पे है अभी। ओके, सो अभी क्या है कि कोई भी इंडियन कंपनी कितनी भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करे बट 750 मिलियन पर ईयर से ज़्यादा नहीं कर सकता है। और कोई भी एफपीआई इन्वेस्ट नहीं कर सकती है मोर देन 5% ऑफ अवेलेबल GSEC इन मार्केट, इंडियन मार्केट, दैट इज मोर देन 20% और मोर देन 20% ऑफ अवेलेबल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब ऐसा तारापुर कमेटी आई थी जिसने रिकमेंड किया था 1997 में कि आरबीआई को इनफ फॉरेक्स हो जाना चाहिए 6 मंथ के इंपोर्ट के लिए, फिजिकल डेफिसिट 3.5% ऑफ जीडीपी हो, इन्फ्लेशन लेस देन 3 to 5% हो और बैंक के एनपीएस जो है वो 5% से कम हो, तभी आप करंट अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ करें। अब लिबरलाइज रेमिटांसेस स्कीम 2004 में आया, जिसके अंतर्गत जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, आई मीन जो लिबरलाइज रेमिटांसेस स्कीम आउटफ्लो है, जैसे इक्विटी में, डेट में, ओवरसीज़ डिपॉजिट में, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ खरीदने में, जो रेमिटांसेस गए हैं वो 2.5 लाख USD से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग माइनर्स। और जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स हैं आउटसाइड इंडिया, उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। फिर 2016 में ECB के नॉर्म्स को कम किया गया एनपीए के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। फिर 2019 में वॉलंटरी रिटेंशन रूट लाया आरबीआई और कहा कि अगर एफबीआई जो है वो G6 और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इंडिया में इन्वेस्ट करता है और 3 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेगा तो उसे कुछ प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। और अब तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट पे चल रहा है। FCRAs 2010, ये क्या है कि जो भी NGO यूनिवर्सिटीज़ अलाउ किए जाते हैं टू फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए, उनके लिए होम मिनिस्ट्री एक रजिस्टर रखता है और वो कहता है कि उसे आपको रिपोर्ट एनुअली पब्लिश करनी चाहिए, हमें भेजनी है। और जो फॉरेन फंड्स हैं वो फिलैंथ्रोपिक कार्यों के अलावा यूज़ ना करें, इसलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा होता है अगर आपका डोनेशन जो फॉरेन से अगर आए, तो लोकपाल जो कि 2011 के एक्ट में बना था, वो भी आपको एग्ज़ामिन कर सकता है। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात की जाएगी। कुछ टर्म्स अब रह गए हैं, मिसलेनियस टर्म्स। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है कि जब 2007-2008 में सब प्राइम क्राइसिस आई थी यूएसए में, तो बोरोवर्स जो है वो लोन्स को पे बैक करने में बहुत परेशानी झेल रहे थे। तो अमेरिकन बैंक के एनपीएस बढ़ गए थे, तो उसके लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने नए डॉलर प्रिंट करे और उन सारे टॉक्सिक एसेट्स को ख़रीद लिए। तो जो डॉलर सप्लाई है सिस्टम में वो बढ़ गया, एक क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। और अमेरिकन बैंक अगर सेंट्रल बैंक अपने एसेट परचेजिंग प्रोग्राम को स्लो डाउन कर दे और कम डॉलर इशू करे, तो इसे फेड टेपरिंग कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स फेनोमेनन हैं। और अगर शॉर्टेज ऑफ डॉलर हो जाए यूएसए में और लोन्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएं, तो और अमेरिकन इन्वेस्टर क्या करे कि शेयर और बॉन्ड्स दूसरे कंट्रीज़ में बेच के और डॉलर्स वापस ले जाए यूएसए में और वहाँ पे इन्वेस्ट करे सो दैट उन्हें अर्निंग अच्छी हो, तो ये टेपर टेंट्रम कहलाता है। और अगर रिसेशन आ जाए कभी किसी कंट्री में, तो सेंट्रल बैंक खुद ही बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट करके और लोगों में डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू बांटने लगे, तो इसे हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। ये मिल्टन फ्रीडमैन का कंसेप्ट है जो कि 1969 में आया था। इससे होगा क्या कि कंजम्पशन बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, फैक्ट्रीज़ और जॉब्स ये भी बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, NEER और REER। ये 2022 में आए भी थे यूपीएससी में। ध्यान से सुनिएगा, जो
नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ये ज्योमेट्रिक एवरेज है 40 कंट्रीज़ के फॉरेन करेंसीज़ का। और जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ये इसी एक्सचेंज रेट को CPI इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके अगर पब्लिश करा जाए तो ये RER कहलाता है। अब RER क्या है कि ये क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स जो कि ज़रूरत पड़ेंगे वो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ख़रीदने में जो कि फॉरेन का है, वो RER कहलाता है। अब अगर RER कम होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ज़्यादा होगा तो कम होगा। PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो कि कंपेयर करता है दो कंट्री के करेंसीज़ को उनके एक्सचेंज रेट के बेसिस पे। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, जब कंट्री का जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी ज़्यादा हो और करेंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा हो, तो ये ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम कहलाता है। ये वही बात हो गई, NER माइनस इन्फ्लेशन इन रेस्पेक्टिव नेशन इक्वल टू RER। यहाँ हम पिलर 3A एंड करते हैं, नेक्स्ट हम पिलर 3B पढ़ेंगे।